मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। हम क्या इस चैप्टर वर्क तभी होगा बेटा जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, क्या होगा? बॉडी में डिस्प्लेसमेंट मतलब सर बॉडी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। मतलब ये बात समझ में आ गया? वर्क डन तो जीरो ही होगा, फिजिक्स यही कहती है। वर्क डन बाय कूली, अगर वो सामान लेके चल रहा है तो वो जीरो ही होगा, ये तो बात पक्की है। ठीक है, आइए एक लाइन में आपको इसका डेफिनेशन बताया जाए तो वो एक लाइन में है, इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। ठीक है, एबिलिटी, पावर ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? एनर्जी। रविंद्र जडेजा, द गोट फील्डर, जब जडेजा साहब थ्रो मारते हैं बॉल स्टंप पे जाके लगती है, स्टंप 3 गुलाटी मारते हुए दूर फेंका जाता है। तो एक बात है, मैं चाहता बेटा तो यहाँ पे डेरिवेशन पूरा छपा हुआ होता, बस पढ़ देता। ठीक है, पढ़ना नहीं है, समझना है कहां से आया। ठीक है, पढ़ना होता बेटा तो क्या होता है भाई, अगर ये पीपीटी लिखी हुई है इसको समझाए ना, पढ़ना ही होता तो वो तो बेटा कोई भी बालक आके पढ़ाता। फिर मेरा रहने का मतलब ही क्या है? तो हमने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे इधर हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कॉमेट हब में, और मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूं क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में बेटा हमको और आपको मिलके वर्क के बारे में देखना है। ठीक है, आप 6th-7th में एक बार नाम सुने होंगे वर्क क्या होता है। इस क्लास में हमको वर्क के बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है, वर्क क्या होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है, और उस पर बेस्ड सा कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद हमें देखनी है एनर्जी। एनर्जी के बारे में ना जाने आप कब से सुनते आ रहे हैं, और ये लाइन तो आप पता नहीं कब से सुन रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी क्या है, कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मेनली हम इन दोनों एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। और उसके साथ साथ बेटा हम लोग इनके फॉर्मूलेज का डेरिवेशन करने वाले हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। उसी के साथ बेटा हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पावर क्या होता है, शक्ति। ठीक है, क्या होता है पावर, और एवरेज पावर क्या होता है, और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बेटा पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 9th का जो आपका वर्क एनर्जी और पावर है, आज के लेक्चर में हम लोग पूरा 1 शॉर्ट वीडियो में विथ न्यूमेरिकल्स, विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फुल ऑन नोट्स एंड कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी हम लोग इस बारे में करने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फुल ऑन मोड में एकदम फुल एनर्जेटिक होके आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने प्रोसीड करते हैं पहले टॉपिक की तरफ बेटा, जिसका नाम है वर्क। वर्क आप वर्क से जानेंगे होमवर्क, क्लास वर्क। ठीक है, वर्क मतलब काम, काम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आप घर पे हैं, ठीक है, और अब दिवाली आ रही है सर, दिवाली आ रही है तो आपकी मम्मी बोलेंगी कि चलो ये सफाई वफाई कर दो, कमरे में सब जितना आपका बुक कॉपी है सब एकदम अनडिस्टर्ब्ड है उसको पूरा व्यवस्थित कर दो, एक जगह रख दो। ठीक है, तो अब मम्मी ये कह के आप चली गई अपना काम करने, 1 घंटे बाद आ रही हैं तो अब देख रही हैं कि आपकी सारी बुक्स बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड, एकदम अच्छे मैनर में अरेंज्ड है। ठीक है, कमरा वमरा आप एकदम अपना बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं। तो अब हुआ क्या, बुक्स कहीं और रखी थी, वो कहीं और जाके पड़ गई। तो इसका मतलब हम क्या, देखिए वर्क तभी होगा बेटा जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, क्या होगा? बॉडी में डिस्प्लेसमेंट मतलब सर बॉडी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। मतलब वर्क इज सेड टू बी डन क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। कब? जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं। मतलब अगर हम कहीं पे फोर्स अप्लाई करें और वो जिस भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, वो बॉडी अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, इसका मतलब कि वर्क हुआ है। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप पीछे से आइए और हमें पुश कर दीजिए। ठीक है, आपने फोर्स लगाया और मैं डिस्प्लेस हो गया, दैट मीन्स आपने क्या किया है, वर्क किया है। क्या किया है? वर्क किया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है बेटा। कह रहा वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन कब कहा जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस, मतलब अपनी जगह बदलनी चाहिए। कब? व्हेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जब फोर्स लगेगा
तो बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है सर, तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। और देखिए, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये आपके सर जी खड़े हैं, ठीक है सर। अब आपने मेरे ऊपर बेटा एफ फोर्स आगे की तरफ लगाया, अब मेरी बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गई, लेकिन क्या कोई और फोर्स लग रहा था? ठीक है, तो हम बोलेंगे, अब देखिए अभी पिछले लेक्चर में हम आपको बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे आप बोलेंगे हाँ सर, जिस डायरेक्शन में आप मोशन करेंगे उसके ऑपोजिट आपने बताया था सर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर बेटा हम मूव नहीं करते आपके फोर्स लगाने के बावजूद, तो हम लोग बोलते हैं कैसा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स है। लेकिन हम मूव कर जा रहे हैं, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स लगा है। देखिए पुराना लेक्चर भी हम लोग एक बार समराइज कर ले रहे हैं। सब चैप्टर्स बेटा फिजिक्स में इंटरकनेक्टेड है। तो अब मूव कर जा रहे हैं, मतलब ये क्या है? अनबैलेंस फोर्स। और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस पे जो नेट फोर्स होगा बेटा, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ लगेगा। क्या लगेगा? कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। अब ये होगा नेट फोर्स, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा बेटा, ये बात यही कह रहा है कि बॉडी उसी डायरेक्शन में बेटा क्या करेगी? मोशन करेगी। देखिए, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। आई बात समझ? तो इन शॉर्ट एक लाइन में हम देखें तो वो वर्क क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बेटा, और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क होता है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। अब आते हैं एक टॉपिक पे, छोटी सी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क का बेटा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब साइंटिस्ट के नज़रिए से, साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग क्या क्या बातें कहते हैं। किसके बारे में? हमारे नहीं, वर्क के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान क्या बता रहा है? देखिए, फॉलोइंग टू कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क। देखिए बस बेटा वो किस लैंग्वेज है, बात वही है जो मैं आपको बता चुका। अब बोल रहे हैं वर्क होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन सर तो आपको पहले से पता है। क्या पता है? कि बॉडी पे फोर्स लगना जरूरी है। पहली बात, बॉडी पे क्या होगा? फोर्स लगना जरूरी है। एकदम सही बात है। दूसरा, अब फोर्स लग रहा है तो बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस, बॉडी अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करनी चाहिए। तो ये तो हम लोग ने ऊपर ही देख लिया, वही कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक। देखिए क्या बोल रहे हैं, फोर्स शुड बी अप्लाइड एन ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होनी चाहिए। अब उसके नीचे बोल रहा है अगर इनमें से कोई एक चीज एब्सेंट है तो हम बोल देंगे फोर्स नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी बहुत बड़ी साइंस है भाई, ये तो लॉजिकल बात है ना कि जब फोर्स लगेगा बॉडी डिस्प्लेस होगी तभी हम कहेंगे वर्क है। अब इसमें से अगर कोई एक चीज नहीं है तो वर्क तो नहीं होगा ना सर। देखिए, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट तो वर्क इज नॉट डन। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम बोलेंगे वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। एक तो मैं खुद दे दिया आपको एग्जाम्पल। देखिए, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली। एक लड़की है बेटा, वो ट्रॉली को पुल करती है, ठीक है। एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। अरे भैया ठेले वाले, आपके यहाँ सब्जी आलू ले लो, ठीक है, लेके आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी ट्रॉली पे सारी सब्जियां लेके आते हैं वो आगे की तरफ उसको पुश करते हैं और वो ट्रॉली उनकी क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो वो क्या हो गया, ये भी तो एक वर्क है, ठीक है। इन दिस वे शी हैज एक्सर्टेड ऑन फोर्स ऑन अ ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड, हेंस वर्क इज डन। वही बात है भाई, उसने क्या किया, ट्रॉली को पुश किया, ट्रॉली क्या की, डिस्प्लेस हुई अपने पोजीशन से, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वर्क हो रहा है। यही है बेटा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। क्या कहता है साइंस वर्क के लिए। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा वर्क क्या होता है। अब ये मत कहिएगा कि सर वर्क क्लास वर्क होमवर्क है, नहीं। आप क्या बताओगे
कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और अगर वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशंस को डिस्प्लेस कर ले, चेंज कर ले, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, आइए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलिए थोड़ा आगे बताते हैं, आइए आगे देखते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे बताते हैं आपको हम वो इम्पॉर्टेंट जादुई बात आपके लिए। क्या है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स? एक कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट क्या? फिक्स वैल्यू ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रही, जैसे मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स प्रॉपर लग रहा है, ठीक है, हमेशा, तो वो बोल देंगे एक कांस्टेंट फोर्स है। तो घबराइएगा मत कि सर ये कांस्टेंट क्या होता है, एकदम इस पे टेंशन नहीं लेना। तो देखिए क्या है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये हिंदी में आपको वर्क का फॉर्मूला बता रहा है। क्या बता रहा है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो फॉर्मूला है ये गलत है, अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोलता हूं कि ये फॉर्मूला गलत है, ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं है। आप बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हम 6, 7, 8 से वर्क के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी 9th की बुक में भी यही लिखा है क्या कि ये वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला ही गलत, ये नहीं गलत है, कुछ तो गलत है, या तो आप ही गलत बोल रहे हैं। आपको क्या है भाई, बोल सकते हैं ना, और बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं बोलूँगा हाँ आप जो भी कहिए, मैं बोलता हूँ ये वर्क का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तब ये क्या है, बुक में गलत तो नहीं लिखा सकता, और बाकी बुक का नहीं मानता मैं, एनसीईआरटी तो गलत नहीं लिख सकता, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये वर्क का एक स्पेसिफिक कंडीशन पे फॉर्मूला है। ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, वर्क का ये फॉर्मूला है, एकदम सही बात है, बट एट सम स्पेसिफिक कंडीशन। और यहाँ पे कंडीशन फिक्स कर दी गई है कि जो फोर्स लगेगा बेटा वो किधर लगेगा, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का होगा वो किधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मतलब ये क्या हुआ सर? अब मैं आपको जो पहले एग्जांपल बोल रहा था कि मैं खड़ा हूं, कोई एफ फोर्स या 10 न्यूटन का फोर्स पीछे से हमारे पे लगाया और हम आगे की तरफ चल दिए। अब ये केस क्या है बेटा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और मेरे बॉडी की मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इस केस में ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए गलत नहीं है, बस थोड़ा मैं आपको सुधार कर रहा हूँ। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए फोर्स है, वर्क का फॉर्मूला है। दूसरा कंडीशन, अगर बेटा मैं ऐसे खड़ा रहता, वही 10 न्यूटन का फोर्स सामने से उल्टे डायरेक्शन में इधर लगता, तो अब फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और मैं भी इधर जा रहा हूँ, उल्टा ही जाऊँगा। इस केस में भी भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया। लेकिन कभी ऐसे भी तो हो सकता है सर कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, उस केस में क्या होगा? तब तो ये फॉर्मूला उल्टा पड़ जाना चाहिए। क्यों? देखिए बॉडी अगर हमारी मान लीजिए इधर फोर्स लगा रही है और मतलब इस इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, अब देखिए मेरा आप करेक्शन सुनिए, ये फॉर्मूला गलत नहीं है बेटा, बस एक ये स्पेसिफिक कंडीशन पे फॉर्मूला है। क्या है सर? एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या होगा सर, ओरिजिनल तब है क्या? तो ध्यान दीजिए बेटा, अब एक्चुअल में बुक में आपके इसलिए नहीं दिया गया कि क्योंकि बेटा अभी आप लोग 10th में जब अगली साल जाएंगे तो वहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वहाँ पे साइन कॉस टेन इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 11th में जाएंगे तो आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बेटा वर्क का वो होता है F.S। अब आप घबरा जाएंगे ये F.S क्या है? तो अब अगर वेक्टर भाषा में बताएं बेटा तो ये होगा F.S cos थीटा। अब ये क्या बोल दिए सर? एक्चुअल फॉर्मूला हमने बताया W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बस हम आपके जो पुराने वाले फॉर्मूले में
कॉस थीटा ऐड कर दिए। कॉस क्या है बेटा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा क्या है? थीटा जो है बेटा वो एंगल है। क्या है? एंगल। किसके किसके बीच? बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है कौन? थीटा। ये मैं एक्चुअल फॉर्मूला बता दिया। अब आप कहेंगे ये क्या क्या बोल रहे हैं, तो अभी आप बस घबराइए मत, साथ बनाए रखिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके अंदर। उससे आप जाएंगे तो आपके फॉर्मूले या आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस बाकी आप अब ये मत कहिएगा कि ये गलत है, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, बस इसमें थोड़ा सा सुधार हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन। कोई भी पूछेगा कि वर्क का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे W = F × S। तो यहाँ पे आप मान के चल रहे हैं बेटा कि जिस डायरेक्शन में हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर अपोजिट हो गया तो वो फॉर्मूला चेंज होके -F × S आ जाएगा। और ये सब कैसे आएगा, इसके लिए साथ बनाए रखिए। बस अभी 5 मिनट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ अच्छी बात है। आप F × S भी बोलेंगे तो अभी 9th के लेवल तक आपको गलत नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर ये बोलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकार समझा जाएगा। ठीक है, F.S या Fs cos थीटा कैसे, मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, अब SI यूनिट बेटा, SI यूनिट हम आपको निकालना कितना सिखा दिए हैं। ये देखिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो फॉर्मूला आपको सामने है। वर्क यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर या फिर जूल साहब। जो एनर्जी की यूनिट वही वर्क की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूटन मीटर होगा, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अच्छा, 1 जूल में 1 न्यूटन × 1 मीटर होता है। ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है भाई, 1 न्यूटन मीटर ही तो 1 जूल के बराबर है, तो वो तो होगा ही होगा। हाँ, तीसरी बात, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? स्केलर। ये बहुत डाउट देता है हमको कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ध्यान दीजिए, वर्क एक स्केलर है। और अब मैं आपको एक होम टास्क देता हूं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा कि वर्क क्यों स्केलर है। बेटा फॉर्मूला अभी आप पढ़ रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, और इतना तो आप जानते हैं कि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो जब दोनों वेक्टर है बेटा तो वर्क को भी वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों स्केलर क्वांटिटी है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, एकदम बेटा, एफर्ट शुड बी 2 साइडेड। हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी अपने ही लिए बेटा और कुछ हमारे लिए एफर्ट करिए और रिसर्च करिए, पढ़िए, जानिए क्यों है, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। हम आपसे इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा कि वर्क स्केलर क्यों है। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है बेटा तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और हम लोग फिर अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, और लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ये क्या, वर्क भी ऐसा होता है क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? तो बिल्कुल हाँ, होता है। क्या होता है, आइए मैं आपको अब समझाता हूँ बारी बारी से। ये देखिए, मैं यहाँ पे बेटा डिवीज़न कर दे रहा हूँ। ठीक है, तीनों जगह मैं तीनों चीज़ों को आपको बताते चलूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या, पॉजिटिव वर्क। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये नेगेटिव वर्क और ये ज़ीरो वर्क। अगर बेटा आप हमारे पास पिछले क्लास जितनी भी लेक्चर हमारे आए, चाहे वो ग्रेविटेशन की हो, चाहे मोशन की हो, चाहे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की हो, तो आपको इतना पता होगा कि मैं कुछ भी बेटा पीपीटी पे बेटा ज़्यादा सब कुछ नोट करके नहीं लेके आता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहता बेटा तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ सकता था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या होता है। ठीक है, और मैं आपको सीधा पढ़ता और हल्का हल्का समझाता और आगे बढ़ सकता था। लेकिन बेटा
कोर्स ख़त्म करने या सब कुछ वन शॉट में बस बता देने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे हो रही हैं, आप सामने देखो। ठीक है, तो आते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव वर्क पे। क्या? पॉजिटिव वर्क। थोड़ा थोड़ा मैं लिखते जाऊँगा, आप चीज़ों को समझते जाइएगा। देखिए देखिए, बॉडी moves in the direction of applied force। ध्यान से मेरी बात सुनिए। पॉजिटिव वर्क क्या होगा कि बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर हम लोग फोर्स लगाए हैं। मतलब वही, हम ऐसे खड़े हैं, पीछे से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, हम आगे उसी डायरेक्शन में बढ़ गए, तो ये पॉजिटिव वर्क है। बॉडी किधर मूव करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एकदम आपको हलवा हो जाएगा बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये देखिए, ध्यान देखिएगा, ये बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बॉडी का मास हम मान लेते हैं बेटा m है। बॉडी का मास कितना है? m है। और बॉडी डिस्प्लेस जो हो रही है, ध्यान से देखिए, एकदम घबराइए मत, बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो रही है। इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। ध्यान से देखिए, अब क्या होगा सर? तो अब ये होगा बेटा कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो आप बिल्कुल अपने नॉलेज से बताइए, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल होगा? नहीं सर, एंगल तो नहीं होना चाहिए, एंगल नहीं होना चाहिए। तो एंगल नहीं होगा बेटा, तो देखिए, मतलब नहीं होने का मतलब एंगल कितना है? 0 है। एंगल बिटवीन F एंड S इक्वल टू क्या? 0 या डिग्री लिख लीजिए। मतलब F और S के बीच में एंगल क्या हो गया? 0। अब हम आपको फॉर्मूला जो मैं बताया हूं वो क्या है? W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। एकदम मत घबराइए, क्या है? F इंटू S इंटू कॉस थीटा। अब W की वैल्यू बेटा, F की वैल्यू F इंटू S इंटू कॉस 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। वही तो एंगल है भाई, थीटा की वैल्यू 0 है, 0 रख दिए। अब बेटा क्या होगा? अब आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1। मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। एंड कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया। आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एंगल की वैल्यू दी रहेगी, घबराइएगा मत, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। और 10th में ये कैसे आता है, क्या होता है, ये सब आप सीख जाएंगे। थोड़ी सी बस इतनी सी आप मेरे कहने से जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा F इंटू S इंटू 1, या फिर हमको W की वैल्यू सीधा सीधा मिल जाएगी बेटा। क्या मिलेगी? W की वैल्यू मिल जाएगी F इंटू S। W की वैल्यू क्या मिल गई? F इंटू S। यही बात मैं कह रहा था। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन का फॉर्मूला है जिस पे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क। जब पॉजिटिव वर्क होगा तो हम लोग कहेंगे कि वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू S। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा? कि हम जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगाएं, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो हम बोलेंगे इट इज़ पॉजिटिव वर्क। बात खत्म। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क पे। कहाँ? नेगेटिव। इधर देखिए, बॉडी मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बॉडी क्या होगा बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। किसके? जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा सर? आइए फिर से देखते हैं। यही बॉडी, वही मास m, वही F फोर्स इस पे लग रहा है बेटा,
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी इधर की तरफ किसी वजह से मूव करना स्टार्ट कर दी। फोर्स इधर लगा, बॉडी इधर मूव करने लगी। अब ध्यान से देखिए इसमें कितना एंगल होगा। तो अगर देखिए बेटा, तो इधर F है और इधर S है। अब F और S के बीच में हमें एंगल चाहिए, तो ये पूरा एंगल है हमारा F और S के बीच का, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, 180 डिग्री। क्या है, F और S के बीच में 180 डिग्री एंगल है। अब फिर से अब कुछ नहीं करना, इतना आ गया तो आप सीधा बता दोगे एंगल बिटवीन F एंड S इक्वल टू 180 डिग्री। सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस 180 डिग्री। ये हो जाएगा W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू, सर आप तो 180 डिग्री की वैल्यू बताए ही नहीं, तो बेटा लीजिए कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। कितना होता है, -1। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे कितना, -1। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन के आ जाएगा W इक्वल्स टू -F इंटू S। क्या आया, -F इंटू S। तो ये होगा, देखिए नेगेटिव आ गया और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव वर्क। अब आप बोलेंगे नेगेटिव वर्क क्या होता है, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मोशन करेगी, तो हम उसे नेगेटिव वर्क बोलेंगे। ये है आपके पास फॉर्मूला। पॉजिटिव जिधर डायरेक्शन में मोशन होगा उधर ही फोर्स लगेगा, तो वो पॉजिटिव W इक्वल्स टू F इंटू S। अब आते हैं हम लोग 0। देखिए व्हेन फोर्स, या इसी लैंग्वेज में लिखते हैं, बॉडी, नहीं तो सीधा लिख दीजिए भाई, व्हेन फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर, कैसा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा। मतलब सर इधर एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। ये देखिए, स्टेशन पे आप गए, ठीक है, स्टेशन पे गए, ठीक है। अब कुली साहब हैं, अच्छा कुली साहब का एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है समझा लेते हैं तब देते हैं। इधर देखिए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा ये बॉडी है और बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। क्या लग रहा है, mg। ये लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बता दिए हैं। लेकिन बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अब इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है बेटा, तो आपको पता है, और यही mg किसके, फोर्स के बराबर होगा। और आपको पता है कि इस टाइम पे इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो आप थीटा सीधा निकाल लें, कितना, 90 डिग्री। और जैसे ही थीटा 90 डिग्री ला, आप फॉर्मूला पुट करिए, W इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। ये होता है F इंटू S इंटू कॉस 90 डिग्री। ये हो जाएगा F इंटू S इंटू कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0, ये W, और ये सीधा मिलके आ जाएगा क्या, 0। मतलब आंसर आ गया 0। इसीलिए इसका नाम क्या है, 0 वर्क। इसी ये नेगेटिव आता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेगेटिव वर्क। ये पॉजिटिव आता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, पॉजिटिव वर्क। अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क क्या होता है। बॉडी अगर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट बॉडी मूव करे, नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो 0 वर्क। जब जिस केस में वर्क 0 आ जाए, जिस केस में वर्क नेगेटिव वो नेगेटिव वर्क, जिस केस में पॉजिटिव वो पॉजिटिव वर्क। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि 0 वर्क है ये।
अब देखिए यही सब चीज़ें बेटा अगर हम आपके लिए पहले से लिख के लाए होते हैं और पढ़ के समझा देते तो आपको उतना समझ में नहीं आता। दैट इज़ वाई हम आपको कुछ भी लिखे नहीं, सामने एक्सप्लेन किए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिए? चलिए अगर ले लिए तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाता है क्वेश्चन। आपको पता है हमारा पुराना नियम पहले से हम आपको समझाते आ रहे हैं क्या, कि जैसे ही हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देंगे तुरंत उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आ गए तो इसके पहले मैं आपको वो कूली का नाम ले रहा था, आइए कूली की कहानी सुनाता हूँ। मान लेते हैं दिवाली की छुट्टियाँ हैं, आप अपने घर जा रहे हैं या छुट्टियों के बाद कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, जो भी आप ट्रेन की टिकट आपके पापा करा दिए, अभी आप 9th में गए हैं, मेरा लेक्चर देखे हैं और बता दिए कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उस केस में बेटा वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ठीक, आप गए प्लेटफॉर्म से, अब पता चला कि आपकी गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ रही है। कूली बहुत सारा ढेर सारा सामान है, मम्मी लोग इतना सामान लेके जाती हैं, ठीक है। अब कूली आया भैया, वो उठाया, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे गया, आपके जो भी डब्बा रहा B1 B2 उसमें ले जाके रखा आपकी सीट पे और बोला कि सर आपके 400 रुपये होते हैं। अब आप तेज आदमी, फिजिक्स पढ़े हैं, तो आप सोचेंगे, देखिए थोड़ा ड्राइंग मेरी ख़राब है भैया, ये कूली साहब हैं और कूली साहब अपने सिर पे आपका बोझा लिए हुए हैं। कूली साहब क्या किए हैं? अपने सिर पे आपका बोझा लिए हुए हैं। तो बेटा ये जितना भी वर्क आप दिमाग लगा रहे हैं, ये जितना भी वर्क हो रहा है, ये अब इन पे जो फोर्स लग रहा है ये तो नीचे की तरफ लग रहा है, कितना? mg। हाँ सर ये तो सही बात है, आप तेज आदमी ना, दिमाग लगा रहे हैं। और सर ये इनकी जो बॉडी है ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सर कि इन दोनों लोग के बीच में इस समय एंगल कितना है? 90 डिग्री। और सर आपने तो बताया था कि एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। कूली भैया सुनिए, हमारे सर बताए थे कि आप एकदम वर्क डन नहीं किए हैं क्योंकि आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का था, तो इसलिए आपका वर्क डन 0 होता है। हम आपको 1 भी रुपए नहीं देंगे, जब कोई काम ही नहीं किए तो पैसा कैसा? तो बेटा उस समय कूली साहब जो रहेंगे आपको बहुत प्यार से खींच के एक लाफा मारेंगे और आपका दांत तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा। भाई उन्होंने वर्क डन नहीं किया लेकिन एनर्जी तो अपनी खपाई है, उसका पैसा वो ले रहे हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। तो अब हम लोग कुछ वर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर। तो ये बात समझ में आ गया, वर्क डन तो 0 ही होगा, फिजिक्स यही कहती है। वर्क डन बाय कूली, अगर वो सामान लेके चल रहा है तो वो 0 ही होगा, ये तो बात पक्की है। ठीक है, आइए अब हम लोग बेटा थोड़ा मन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोल रहा है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, जैसे हम लोग करते आते हैं F की वैल्यू 10 इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू 5 मीटर, मतलब S हो गया 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खत्म, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमको कॉन्सेप्ट सर क्लियर है, ये कैसा वर्क है? ये पॉजिटिव वर्क है। क्यों? क्योंकि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी में डिस्प्लेसमेंट हो या उसी में फोर्स लग रहा है, या ऐसा बोलिए जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है। तो ये कैसा होगा सर? ये पॉजिटिव वर्क है। क्या है? पॉजिटिव वर्क। तो बेटा पॉजिटिव वर्क में आपको अब पता है कि फॉर्मूला इज F इंटू एस। क्या? F इंटू एस। तुरंत पुट करिए, 10 इंटू 5 तुरंत 50 जूल। ये वर्क डन का आपको आंसर मिलके आ गया, ये आपका आंसर हो गया। वर्क डन कितना? 50 जूल। एक लाइन की बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। एक ही क्वेश्चन में कहाँ हम आपको छोड़ने वाले। अगला देखिए, धीरे धीरे आपको पहाड़ पे लेके चलेंगे ना, एक साथ बेटा हम आपको एकदम मुश्किल सवाल लगवा देते तो वो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए और सब कुछ समझ में आना चाहिए, तभी हमारे आपके लेक्चर करने का मतलब समझ में आएगा। क्या कह रहा है? अ साइक्लिस्ट
कम्स टू स्किडिंग, एक साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, स्किडिंग कर रहा है, स्टॉप्स इन 10 मीटर, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दिया जहां तक हमको समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। ओह बेटा, अगर इनका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इनकी बॉडी इधर मोशन कर रही है, मतलब नेगेटिव। क्या है, अपोज कर रही है, नेगेटिव। और नेगेटिव है, आपको बस वर्क डन बताना है तुरंत। सर नेगेटिव मतलब माइनस एफ इंटू एस, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुट करिए 200 माइनस में इंटू 10 माइनस 2000 जूल इज योर फाइनल आंसर। बात खत्म। क्लियर सबको? माइनस 2000 जूल इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक सही है? चलिए यहाँ तक सही है। अगला सवाल देखा जाए, एक और सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्या कहता है? What is the work done on a body for displacement 100 सेंटीमीटर? S दे दिया 100 सेंटीमीटर अगेंस्ट 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स दे दिया 10 न्यूटन अगेंस्ट, अपोज मतलब नेगेटिव वर्क। तुरंत ये कॉन्सेप्ट देखिए आपको फटाफट आ जाता है। फॉर्मूला लगाइए, W इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस। अब यहाँ पे कुछ खेल दिख रहा होगा आपको, ये सेंटीमीटर में दे दिया, और सेंटीमीटर तो एसआई यूनिट नहीं है, हमको चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो आप तुरंत इसके जगह क्या रख देंगे, माइनस 10 इंटू 1, और ये आ जाएगा माइनस 10 जूल इज योर आंसर। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कब प्लस एफ इंटू एस लेना है, कब माइनस एफ इंटू एस लेना है, और कब तो लेना ही नहीं, अपने आप पता चल जाएगा कि ये तो ज़ीरो वर्क है। क्लियर है? अब बताइए, क्या अब वर्क में कोई दिक्कत आपको रहा? नहीं सर, अब तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं रहा। तो आइए अब बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, एनर्जी की तरफ। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मतलब पार्ले जी, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, हाँ, एनर्जी के नाम पे देखते हैं, अभी गर्मी आएगी फटाफट आपको ग्लूकॉन डी का ऐड आने लगेगा, फुल ऑन एनर्जी, स्टिंग एनर्जी। कितने आप, तो वो एनर्जी होती क्या है, ठीक है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। एनर्जी एक लाइन में आपको इसका डेफिनेशन बताया जाए तो वो एक लाइन में यह है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। ठीक है, एबिलिटी, पावर ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट, एनर्जी। बस एनर्जी का डेफिनेशन इतना ही, क्या, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, वही क्या है, एनर्जी। आइए देखते हैं, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, देखिए वही बात लिखा है। अच्छा, अभी हम आपको जब वर्क बता रहे थे तभी हम बोले वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। सेम बेटा एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। तो देखिए द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द वर्क, दैट इज जूल। अच्छा, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब 1 जूल एनर्जी क्या होगी, इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क 1 जूल ऑफ वर्क। एक जूल वर्क को करने में 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा, अब लार्जर यूनिट, बड़ी यूनिट को हम लोग बेटा किलो जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलो जूल। 1 किलो जूल इक्वल टू 10 के पावर 3 जूल, मतलब 1000। ऐसे ही 1 मेगा जूल आपको पूछे तो 10 के पावर 6 जूल, क्या, 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है विल लूजेस द एनर्जी, वो एनर्जी लूज करेगा, और जिस पे काम कर रहा है विल गेन द एनर्जी। कूली भैया थप्पड़ काहे मारे रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा देखिए वो एनर्जी को लूज कर रहे हैं ना, एनर्जी तो लूज कर रहे हैं, उसका पैसा मांग रहे थे। ठीक है,
तो जब जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, और बेटा जिस पे वर्क होगा विल गेन एनर्जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो काम करेगा वो एनर्जी लूज करेगा और जिस पे काम होगा वो एनर्जी गेन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। आगे, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इज देयरफॉर स्टोर्ड एज एनर्जी। वर्क डन जो फोर्स के अगेंस्ट होगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सर आप क्या बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी घबराइए मत, आपको एक एक कॉन्सेप्ट एनर्जी का क्लियर होगा। अब भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, जैसे वर्क का क्लियर हुआ वैसे ही सेम बेटा आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये प्रॉमिस है हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एनर्जी देखिए, जब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आई, रविंद्र जडेजा द गोट फील्डर, जब जडेजा साहब थ्रो मारते हैं बॉल स्टंप पे जाके लगती है, स्टंप 3 गुलाटी मारते हुए दूर फेंका जाता है। तो देखिए, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स द स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। विकेट क्या होता है? दूर फेंका जाता है। नेक्स्ट, व्हेन अ रेज्ड हैमर, आप खूब हथौड़ा उठाए हैं, स्ट्राइक्स ऑन अ नेल, कील के ऊपर मारें, प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखा है, जैसे ही मारोगे फटाक से अंदर घुस जाएगा। इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड। अच्छा, अब बेटा जो एनर्जी का सोर्स कहाँ से आती है, तो एक बात बताएं, जो एनर्जी का बिगेस्ट नेचुरल सोर्स, सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है वो सूरज दादा हैं, द सन। द बिगेस्ट सोर्स और द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स कह लीजिए ऑफ एनर्जी इज द सन। ठीक है, ये एनर्जी की थोड़ा थ्योरिटिकल बात है, फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे इसके बारे में और देखते हैं क्या कहते हैं भैया। अब आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो जान गए क्या है, अब एनर्जी के फॉर्म क्या क्या है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो बेटा देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म हैं एनर्जी के। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें आपको इस 9th की क्लास में पढ़ना है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब मेनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इस 9th की क्लास के इस चैप्टर के अंदर हमको डिटेल स्टडी करनी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है, और इसका डेरिवेशन और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, एज इन सेम पोटेंशियल एनर्जी उसका डेरिवेशन, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है हीट एनर्जी। हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज इन लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी। देखिए, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, दीज ऑल आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और उन फॉर्म्स के अंदर जो हमको सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं काइनेटिक को और पोटेंशियल को। अब एक लाइन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है सर, कि सर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा काइनेटिक है और कौन सा पोटेंशियल है। तो इतना जान लीजिए एक लाइन में बात, कि वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आता है, ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को बेटा हम आप बड़े प्यार से क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या कह रहा है, द एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसे हम आप काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। देखिए, अब एनर्जी है तो यूनिट जब तक रहेगी क्या होगा? जूल रहेगा। क्या रहेगा? जूल।
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? अब ये किताबी भाषा भूलिए, सुनिए, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होगा बेटा, वो अगर कोई बॉडी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं या कोई कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि उस कार पे लगाया हुआ वो वर्क जो उस कार की स्पीड को बढ़ा के 20 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है, उसी वर्क डन को हम आप क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैं? अगर कोई कार 20 मीटर पर सेकंड से अगर चल रही है, तो बेटा उस कार पे किया हुआ वो वर्क डन जो उस कार को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में ला दिया, उसी वर्क डन को हम आप बोलेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड जितना बढ़ेगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा उस पर, और उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी के। जितना वेलोसिटी बढ़ते जाएंगे उतना काम उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, काम ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन कैन पियर्स अ टारगेट। काइनेटिक एनर्जी से जो बुलेट से गन चलती है, गोली चलाते हैं आप, ठीक है, आप मत चलाइए भाई, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स द टारगेट, टारगेट पे जाके अचीव कर लेता है। दूसरा, अ मूविंग हैमर, एक चलता हुआ हथौड़ा ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड, वो तुरंत क्या करता है, अगर लकड़ी पे रख के मारी हथौड़ा, तुरंत कील उसके अंदर चली जाएगी। ये किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv², where m is mass of object and v is velocity of object. देखिए, the kinetic energy possessed by an object of mass m moving with a uniform velocity v is given by kinetic energy equals to half mv²। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान काम आप कर दिए, सीधा फॉर्मूला बता दिए, पहली बार डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है मैं डेरिवेशन न कराऊं? ये तो सर एकदम घोर पाप हो जाएगा। ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि आपको बताना तो एकदम परम सिद्ध अधिकार है इसका डेरिवेशन। तो अब आपको पता है आगे क्या होने वाला है। हम आप बेटा अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आप इसका तुरंत डेरिवेशन देखेंगे। देखिए, इसीलिए अब फिर वही बात है, मैं चाहता बेटा तो यहाँ पे डेरिवेशन पूरा छपा हुआ होता, बस पढ़ देता। ठीक है, पढ़ना नहीं है, समझना है कहाँ से आया। ठीक है, पढ़ना होता बेटा तो क्या होता है भाई, अगर ये पीपीटी लिखी हुई है इसको समझाए ना, पढ़ना ही होता, तो वो तो बेटा कोई भी बालक आके पढ़ाता, फिर मेरा रहने का मतलब ही क्या है। तो अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए, इसके लिए हम आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए बेटा एक ऑब्जेक्ट है, सब कुछ हम लिखते नहीं है, मुंह से बोलते जाएंगे, आप सुनते जाइए, जिसका मास है m। क्या है? मास m। ये पहले से बेटा u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं एक बॉडी, मेरा मास m, पहले से मैं ऐसे चल रहा था। अब मेरे ऊपर सर एक F फोर्स लगाया गया, F फोर्स लगाया गया। F फोर्स जैसे पीछे से धक्का दिया मुझे, तो बेटा मेरी स्पीड चेंज होगी। हाँ सर, ये तो एकदम पक्की बात है। तो मेरी स्पीड चेंज हो गई, और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो मेरी स्पीड रही वो हो गई कितनी? v। क्या हो गई? v। क्या हो गई? v। और बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई? बॉडी डिस्प्लेस हुई बेटा s। बॉडी के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? s। मतलब अब आप इसको लैंग्वेज में बोलिए तो लिखेंगे, बोलेंगे हम, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and a force F is applied on it and body attains its final velocity v and moves through a distance or displacement s। तो अब इस केस में अब देखो बेटा बॉडी मूव हुई, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क
हुआ है, काम तो हुआ है, तो काम हुआ है। और अब आपको पता है कि ये कैसा काम हुआ है, पॉजिटिव। क्यों? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर गई। हम तुरंत लिख देंगे W इक्वल्स टू F इंटू एस। अब तो खेला है। क्या खेला है? अब हमको कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको F की वैल्यू में चाहिए, S की वैल्यू चाहिए, पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो अब बेटा जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहा किसको जन्म देता है? एक्सेलरेशन को। ये अभी मैं आपको लास्ट क्लास जो हम लोग कवर किए थे, क्या, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपको बता रखा। तो बेटा ये तुरंत हमको पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F हम निकाल लेंगे कितना? चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और F इक्वल्स टू निकल जाएगा ma। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, F इक्वल्स टू ma। बॉडी का मास तो m था ही, इंटू एक्सेलरेशन a। अब हमको चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम आपको एक बात सिखाए हैं। आप चलेंगे कहाँ? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर फिजिक्स का और इसमें यूज़ कर रहे हैं सेकंड चैप्टर को, अब इसमें यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को। क्या कहता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमको s चाहिए, तो s क्या हो जाएगा? इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब s चाहिए तो 2a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s जो आएगा बेटा वो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। आएगा? हाँ सर। तो आ गया तो बस बात खत्म। अब बेटा हमको क्या करना है? इस f की वैल्यू को और s की वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ f एंड s इन इक्वेशन 1। f और s की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए w इक्वल्स टू क्या था? f इंटू एस था। ये हो जाएगा w इक्वल्स टू f की जगह पे हम आप ला दिए ma इंटू एस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। होगा? हाँ सर। अब आपको दिख रहा है साहब ये a से a कट जाएगा, a से a क्या कर होगा? कट जाएगा। तो w इक्वल्स टू, थोड़ा सुंदर लिखने के लिए, अब देखिए ये 2 डिवीजन में है तो हम इसको ऐसे लिख दें 1/2, m है तो m, और लिख दें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और बेटा यहाँ से हमारे पास वर्क का एक फॉर्मूला आएगा। और बेटा एक बहुत जादू की बात बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा जादू की बात बता रहा हूँ एकदम। ये जो बेटा रिलेशन आपके सामने है, ये बेटा कोई छोटा मोटा रिलेशन नहीं है। ये ना ध्यान से सुनिए, देखिए कलरफुल कर देना आपके लिए। ये जो है ये कोई छोटा मोटा रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। मैथ्स में जैसे आप थ्योरम पढ़ते हैं वैसे ही ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब, अब स्टेटमेंट क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन। देखिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा जब किसी ऑब्जेक्ट में, उसे ही हम आप क्या बोलेंगे? वर्क डन। और यही क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सब कुछ देखिए लिखेंगे नहीं बेटा, कुछ हम आपको बातें बता दे रहे हैं। चाहता तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अलग से लिखता, लेकिन मैं सोच रहा था इसी में समझा दूं आपको, इसलिए बता दिया। ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है? जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? हमेशा वर्क डन के। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके अंदर एक हम छोटा सा कंडीशन ले आते हैं। इफ बॉडी इज इनिशियली at rest,
अगर बॉडी इनिशियली किस पे हो जाए, रेस्ट पे, साहब आपको पता है क्या होगा, u हो जाएगा क्या, 0। यहाँ जैसे ही आप पुट करोगे ये हो जाएगा w इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, या ये हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। और बेटा इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा यही बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के, और यही आ जाएगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा, यही है आपका किसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपको लगेगा इतना बोर्ड भरा भरा, आप सोचेंगे सर ये क्या डरावना आप बता दिए। कुछ नहीं, एक छोटी सी बात, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, वो पहले से u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस पर हम एक फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला जाने हैं, w इक्वल्स टू एफ इंटू एस। हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से f की वैल्यू निकालिए m इंटू ए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से हम s की वैल्यू निकाल लिए, दोनों वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए, जो आ गया वो हमारा आंसर आ गया। एकदम बेटा ये डेरिवेशन आपको 3 नंबर में आपके एग्ज़ाम में आना एकदम परम सत्य है, मतलब आएगा ही आएगा। इसमें कोई रोक टोक, कोई तिरछी विरछी बातें नहीं है, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है। अगर ये बात समझ में आई तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। और हो गया बेटा, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आपको पता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो तुरंत हम लोग आ जाएंगे कहाँ, काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन है क्या, अ बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम। अब तुरंत फटाफट करते चलते हैं। अब हमको पता है, अब 1 घंटे लगभग लेक्चर को हुए हो गया, तो अब हमको पता है आप बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ मोशन में आ चुके हैं। मोशन में नहीं कि घर में दौड़ने लगे, नहीं, एकदम फुल अब एनर्जेटिक हो गए। अब आप सवाल खुद लगाएंगे, ठीक है। मास 8 ग्राम, वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी तुरंत हाफ एम वी स्क्वायर। खेल यहाँ पे क्या है, मास बेटा, अब हर बार थोड़ी बताएंगे मास किस में, ग्राम में है, तो तुरंत देखिए हम यहीं पे चेंज करते हैं, 1/2 इंटू 8 अपॉन 1000 कर दें, इंटू वी स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80 कर दें। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, इतना कैलकुलेशन होगा। अब 8 2 जा 16 और 8 जा 128, या 8 8 जा 64, 2 जा 128 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 2 जा 10, 2 कैरी 28, 5 5 जा 25, 3 25.6। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो कितना आएगा, 25.6 जूल, एंड दिस विल बी योर आंसर। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर को हमने अप्लाई किया और हमारे सामने आंसर आ गया बेटा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आप आगे आते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास दिया है आपको कितना, 5 kg, इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। पहले से मूव कर रहा है, मतलब ये क्या है, u है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन का खेल आ गया। अब आपको पूछ रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड। टाइम दे दिया 10 सेकेंड। ए बेटा हमको v दिया ही नहीं, और v नहीं दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब असली नियम हमारा दिमाग कहेगा आप v निकालो, हमको पहले v चाहिए, तो v कहाँ से आएगा बेटा, इक्वेशन 1 आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी।
सर हमको u भी दिया, a भी दिया, t भी दिया, यूज करके v नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 1/2 m, सीधा पुट कर देते हैं u प्लस t का स्क्वायर, वैल्यू डालिए 1/2 इंटू m, 5 इंटू u, 10 प्लस a, 20 इंटू t, 10 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 10, 200, 210, 210 का स्क्वायर मतलब 21, मतलब 440, 21 इंटू 21, 44100, 44100। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये आएगा 2 5 10, 22,500। ठीक है, 22,500, देखिए नहीं भाई 22,050 आना चाहिए ना, 22050। हाँ अब ठीक है, 22050। अब क्या करेंगे, कुछ बचा नहीं है, बस इसके साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए जो आप फाइनल इधर लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 5 0 0, 5 5 25, कैरी 2, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 10, 5 2 10 1 11, 110250 जूल। ये जो होगा बेटा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। खेल क्या था कि इसमें आपको v नहीं दिया था, क्या दे दिया था, u, a और t दे दिया था। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, छोटे छोटे सवाल से बड़े बड़े सवाल पे जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बोर तो नहीं ना हो रहा है, पहली बात एकदम घबराइएगा मत, देखिए एकदम आसान कर देंगे आपके लिए चीज़ें। व्हाट इज़ वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वैन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये तुरंत अब हमको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मास ऑफ मैन इज़ 2000 kg। अब एक काम करते हैं, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होगा ये हाफ m v² माइनस u² के बराबर होगा। m की वैल्यू दी है, v दिया है, u दिया है। काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करिए और जो भी आंसर आएगा आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे सर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपसे ये हमारा एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपको, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी टू साइडेड। हम एफर्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा सर। क्या देखिए, अब छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर है, मान लीजिए 5, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 0। 500 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 0। 50,000 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 0। 50 लाख को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 0। मतलब एक आदमी, ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी बात मैं समझा रहा हूँ, एक आदमी कितना भी एफर्ट डाल ले, अगर दूसरे आदमी का एफर्ट अगर 0 है तो जो आउटपुट आएगा भैया वो भी कितना आएगा 0। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ एफर्ट शुड बी टू साइडेड। एफर्ट टू साइडेड होना चाहिए। जितना एफर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ आपको भी उतना ही एफर्ट करना चाहिए, तो जो रिज़ल्ट होगा वो सेटिस्फैक्ट्री होगा। मतलब अगर दोनों लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा, और कमेंट बॉक्स में लेक्चर ख़त्म होते होते बेटा सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कितना जूल आंसर आएगा, क्लियर है, सबको क्लियर है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी। 2 टाइप की एनर्जी हमने आपको बताई थी, 2 टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ना है। पहला इज काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अब वो एनर्जी जो बॉडी के चेंज इन पोजीशन या चेंज इन शेप से आए। क्या बोला? बॉडी में जो भी एनर्जी आ रही है अगर वो पोजीशन या चेंज इन शेप से आती है, ठीक है,
तो उस एनर्जी को हम आप बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, राम जी एकदम स्ट्रेच कर रहे हैं किसको, बो मतलब धनुष, ठीक है, और एरो मतलब रिंग, वो नहीं रिंग नहीं भाई, एरो, हाँ एरो मतलब तीर, सॉरी, तीर धनुष चलाते हैं जब आप खींचते हैं तो उसमें आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, क्या, हाँ चेंज इन पोजीशन या फिर शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई ये भी एनर्जी है तो इसकी भी यूनिट तो जूल ही होगी, ये तो परम सत्य है। तीसरा, वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अच्छा, जैसे उधर समझाया था वैसे इधर कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, वो एनर्जी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर जो उसके पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रही है। किसी भी बॉडी की एनर्जी अगर उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रही है तो उसे हम आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। ए बेटा ये बात नहीं है, ठीक है भाई, हम लोग से गलती हो सकती है पीपीटी बनाने में, ये बात नहीं है। सम एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर, ठीक है, वाटर स्टोर्ड इन डैम, डैम मतलब बांध, जानते हैं ना, भाखरा नांगल क्या होता है भाई, हाँ वो जो भी है, भाखरा नांगल डैम ना, वो वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एट द हाइट। किसी हाइट पे उसकी पोजीशन है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वाटर के अंदर वो होगी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, अ स्टोन लाई ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग हैज़ पोटेंशियल। किसी हाइट पे हम किसी ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे, ये छोटी सी बात याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी हाइट पे ले जाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अ वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, सही बात है। जो वॉच के अंदर स्प्रिंग है घूमी हुई, उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि उसके शेप में आपको क्या लाए हैं, चेंज लाए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ध्यान से समझिए, जब पोजीशन में चेंज आए या शेप में चेंज आए या बॉडी को किसी हाइट पे लेके आप जाएंगे तो जो एनर्जी आएगी बेटा, उस एनर्जी को हम आप प्यार से क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। लीजिए इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बेटा। तो आइए हम लोग अब फिर से इन भाई साहब का भी हाल चाल देखा जाए। तो आइए बेटा अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। मतलब किसी हाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ सर्टेन हाइट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड से किसी भी हाइट पे लेके जाइए तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, जितना हाइट आप बढ़ाते जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हमने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ऐसे इधर हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन। हाँ, यहाँ पे भी तो काम हो रहा है किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी। और आप पढ़े थे ना एनर्जी में, जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट में काम होगा तो वो स्टोर्ड होगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वाइल इट इज़ बीइंग रेज, जब इसको उठाया जा रहा है। अच्छा, अब ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है बेटा, उसे हम आप कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अपोज में वर्क कर रहे हैं। ग्रेविटी चाह रही है कि हम लोग नीचे आए, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, और बॉडी को किसी हाइट तक लेके जा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो उसमें जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसे हम आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे देखिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। उसको ग्राउंड से उठा के जिस हाइट पे लेके जा रहे हैं वो वर्क डन ही जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, द वर्क डन बाय अ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट कहाँ था और फाइनल वो किस हाइट पे चला गया, उसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा उसी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। और इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस पाथ से जा रहा है। मतलब नहीं समझ रहे ना, देखिए मतलब समझाता हूँ।
ये मान लीजिए ग्राउंड है, ध्यान से देखिए, और बेटा हम ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट था, हम इसको ग्राउंड से h हाइट पे उठा के लेके गए, ठीक है। और पहला केस है, ये केस नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2 में इसी ऑब्जेक्ट को हम पहले इधर ऐसे 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 घुमा के बेटा उसी हाइट तक लेके गए। हाइट उतना ही गया, कितना h, जितना यहाँ गया था उतना ही वहाँ गया। दोनों केस में हाइट सेम है, h जो वर्टिकल हाइट है वो सेम है, लेकिन पाथ अलग है। इसमें सीधे लेके गए, इसमें ऐसे ऐसे घुमाते फिराते लेके गए। तो ये कहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो वर्टिकल हाइट होगी, ये देखिए जो वर्टिकल हाइट होगी, कुछ ये वर्टिकल हाइट ये है, इस पे डिपेंड करेगी, ये होगा h। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, अगर ये क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आते हैं कहाँ पे? फॉर्मूला डेरिवेशन पे। जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डेराइव किए वैसे ही हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करके देंगे। घबराइए मत, काइनेटिक एनर्जी जितना लेंदी नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। देखिए क्या होगा, फिर एक डायग्राम, ये ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m। हम इस पे बेटा फोर्स लगाएं, वर्क डन किए, कहाँ? अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन किए, और इसी ऑब्जेक्ट को हम इस हाइट पे उठा के ले आए, इसी ऑब्जेक्ट को हम इस पे ले आए, और ग्राउंड से जो ये हाइट है वो है h। क्या है? h। ग्राउंड से हाइट क्या है? h। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या होगा सर कि इस केस में जो फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर, याद रखिए ग्रेविटी काम कर रही है जस्ट नीचे, कितना ये फोर्स होगा? mg, ठीक है। तो अब इसमें स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? अ बॉडी ऑफ मास m इज लाइंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। फिर द वर्क डन इज अप्लाइड ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड बॉडी इज रेज्ड टू हाइट h, ठीक है। तो उस केस में अगर आप फिर से वर्क डन देखेंगे तो W इक्वल टू F इंटू एस हम यूज करेंगे। फिर पुराने ख्याल की तरह हम F निकालें, S निकालें, पुट कर दें, बात खत्म। अब F क्या होगा? वही सेकेंड इक्वेशन से ma, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ पे ग्रेविटी के बराबर है। अब तो इतनी बात पता है आपको, तो ये सीधा F क्या हो जाएगा? mg। क्या हो जाएगा? mg। और s जो होगा बेटा, इसमें तो कोई खेल ही नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट इस वर्टिकल हाइट के बराबर होगी, तो जो s होगा वो क्या होगा? h होगा। इस f की वैल्यू यहाँ पे, s की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो तुरंत वो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो एट किसी हाइट h पे जो आएगा वो आएगा mg इंटू h, जो यही वर्क डन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और क्या आ जाएगा? mgh। mdh नहीं, mdh मसाले नहीं, mgh मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, वर्टिकल हाइट ग्राउंड से जहाँ तक उसको लेके गया हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये बस छोटा सा डेरिवेशन। हाँ सर ये वाला अच्छा है, वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? लीजिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। अब आपको पता है कि हम फॉर्मूला का ले लिए, तो तुरंत अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है सवाल, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना भाई? एकदम आप ध्यान से बताइए, एकदम घबराइए मत, क्लियर बताइए, क्या बोर नहीं हो रहे हैं? मज़ा आ रहा है ना लेक्चर करने में? मज़ा आएगा भाई एकदम। हम लोग देखिए मोशन कवर किए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, एक साउंड बचा है, छोटा सा चैप्टर कवर करेंगे, 9th की फिजिक्स पूरी खत्म, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा है, एकदम खूब इंजॉय के साथ पढ़िए भाई, फिजिक्स को फील करिए, ठीक है। फिजिक्स, हम आपको फिजिक्स सिखाने आए हैं, ठीक है, एकदम सिखाने, फिजिक्स से प्रेम करा देंगे आपको, प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, इसके अलावा कोई और चीज़ आपको भाएगी ही नहीं, ठीक है। एकदम घबराइए मत, काम करते रहिए, काम करते रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू हैव बॉडी ऑफ मास 1 kg, m दिया है कितना? 1 kg इन योर हैंड, टू व्हाट हाइट विल यू रेज? अच्छा,
यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया क्या हाइट तक उसको लेके जाए, मतलब h आपसे पूछ रहा है तो उस समय जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाए वो 1 जूल हो जाए, और g को बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए कैलकुलेशन ईज के लिए। फॉर्मूले पे आइए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। देखिए पुट करिए, पोटेंशियल एनर्जी दिया है 1, मास दिया है 1, g दिया है 10 इंटू h। अब 1/10 हो जाएगा इक्वल टू h, ये सीधा सीधा h इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मीटर। मतलब आंसर क्या आ गया आपका 0.1 मीटर। मतलब कि अगर 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम 0.1 मीटर अगर ऊपर लेके जाएं तो उस समय जो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 जूल होगी। क्लियर है? तो लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, छोटा छोटा सवाल, ठीक है। आ जाइए अगला देखते हैं, उससे थोड़ा अच्छा क्या है। अ बॉडी वेइंग 40 kg, तुरंत लिखिए मास कितना 40 kg, क्लाइम्स टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। अरे बाप रे 200 मीटर चढ़ गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, अच्छा इसका वर्क डन निकालना है। ओके सर, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज इट गेन, वर्क डन निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक। अच्छा पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, वो तो आसान दिख रहा है, तो तुरंत पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये कितना 40 इंटू 10 इक्वल टू 200। ये देखो 4 2 जा 8, 0 0 0 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, वर्क डन। क्या चाहिए सर, वर्क डन। क्या वर्क डन आप निकाल सकते हैं, दिमाग लगाइए कहाँ से निकाल सकते हैं, एकदम सोचिए, फटाफट सोचिए कि वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं भैया, क्या यूज़ करें। सर वर्क डन ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स तो दे दिया, अरे सर फोर्स का ही तो कमी है, डिस्प्लेसमेंट तो दे ये दिया है कि 200 मीटर हो रहा है, तो वर्क डन कैसे आएगा बताइए, एकदम ध्यान से बोलिए, वर्क डन कैसे निकालोगे आप, सोचिए। चलिए आइए हम बताते हैं। तो बेटा एक लाइन की बात है, ज़्यादा सोचो मत फोर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट भूल गए, इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछता था, बताइए भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पीछे अभी तो पढ़े थे हम लोग सर, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है 80,000 जूल। तो इस केस में बेटा जो वर्क डन भी होगा वो कितना हो जाएगा, इतना जूल ही होगा। एकदम छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है सबको। चलिए अगर क्लियर है बेटा तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए, आइए आगे बढ़ा जाए। और अब हम लोग आते हैं एक छोटे से प्यारे से लॉ के पास, लॉ नियम सिद्धांत, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही जो आप बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। ये वही बात है, लॉ ऑफ एनर्जी कहता है अगर कोई भी काम हो रहा है तो जो एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब एनर्जी ना तो बनेगी ना तो ख़त्म होगी, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, वो अपने फॉर्म को क्या करेगी, बदल लेगी। देखिए क्या कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बेटा हम बॉडी को ऊपर फेंकें, एक बॉल लिए हैं उसको ऊपर की तरफ फेंकें, ऊपर की तरफ फेंकें तो उसकी स्पीड घट रही है, स्पीड है मतलब काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो घट रही है मतलब वेलोसिटी घटी, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जब बॉल ऊपर जा रहा है तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 0, और बॉडी की वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और उस समय काइनेटिक एनर्जी जब 0 होगी तो उस टाइम पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब बॉडी नीचे आना शुरू करेगा,
जब बॉल नीचे आना शुरू करेगा हाइट घटेगी, हाइट घटना शुरू हुई मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हुआ और वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। मतलब जब ऊपर जा रही थी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा था पोटेंशियल में, और जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। ये है फॉर्म बदल रही है। अब आप कैच नहीं कि ज़मीन से टकराई, ज़मीन से टकराई, जब दो चीज़ टकराती है तो साउंड आता है, वहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी। ठीक, टकराती है तो हीट भी जनरेट होता है, हीट एनर्जी। तो बेटा वो एनर्जी जो है वो कहीं जा नहीं रही है, ख़त्म नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ना ही बन रही है, वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखिए वही बात लिखा है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी बात पे हमको इस चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक टॉपिक का डेरिवेशन करना है, जो काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, और इसका आना ही आना है आपके एग्जाम में, इसमें कोई भी शक या शंका की बात नहीं है। वही आज की क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लगभग हम लोग 1 घंटा 20 मिनट कवर करने के बाद अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पे आए हैं। तो आइए बहुत प्यार इत्मीनान से फुल एनर्जी के साथ इस डेरिवेशन को करते हैं। बहुत ही आसान है, दिखेगा बहुत बड़ा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपको लेंदी लगेगा, लेकिन है बहुत प्यारा और बहुत आसान। देखिए क्या कहता है, टॉपिक पढ़िए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक बॉडी फ्री फॉल में है और आपको दिखाना है कि इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ये देखिए दिख रहा है, हाँ, यहां लेते हैं ग्राउंड, ये ले लिए ग्राउंड, क्या है ये, ग्राउंड। ठीक है, अब ये बेटा एक केस यहां पे ले लेते हैं। ठीक, अब आइए, जो आपके ग्राउंड से ये हाइट है, ध्यान से देखिए, ये है h, देखिएगा, और बेटा ये जो हाइट है किसी और कलर से ले लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और बेटा जो बची हुई ये, अब देखिए ये तो मैथ्स कहता है कि ये हाइट होगी h माइनस एक्स, ये, और क्या ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि बॉडी का मास है m। ठीक, हाँ, और इमेजिन कर लेते हैं ये पोजीशन है A, ये है B, ये है C। अब सिनेरियो समझिए, ये तो डायग्राम है, सिनेरियो क्या कहता है, एक बॉडी है जिसका मास है m, वो h हाइट पे है, वहां से हम इसको फ्री फॉल कराते हैं। फ्री फॉल मतलब छोड़ते हैं। अब फ्री फॉल यहां से शुरू हुआ, बीच में बेटा अब हम सिस्टम को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम फ्रीज कर देते हैं, और B जो हाइट से कोई x डिस्टेंस पे हम सिस्टम को फ्रीज किए हैं वो B पोजीशन है, और तीसरी पोजीशन है ग्राउंड पे। और आपको दिखाना है कि इस तीनों केस में जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी, मतलब एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमको वैलिड कराना है इस टॉपिक के अंदर। बस इतना सा हमारे पास स्केल है। अब इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होगी, सर ये हाइट पे है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे की तरफ आ रहा है वेलोसिटी आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब जो इसकी टोटल या एनर्जी, इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इतना सा कॉन्सेप्ट है, हमको तीनों केस में काइनेटिक पोटेंशियल निकालना है, जोड़ना है, और आंसर दिखाना है कि तीनों केस में सेम आया है। तो आइए हम आप पहले केस पे लगाते हैं, और ये है एट ए। देखिए एट ए कहाँ पे यूज़ करते हैं, ए पे। सुनिए, अब हम बड़े प्यार से एक चीज़ लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी
एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर हम ए पे काइनेटिक निकाल दें और ए पे पोटेंशियल निकाल दें और उसको जोड़ दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा टोटल एनर्जी एट ए। और ठीक है, तो आइए अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। बेटा एट ए पे तो अभी बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो उसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी है नहीं, तो आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू 0। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, अब ये होगा बेटा mg और ग्राउंड से कितनी हाइट है? h, तो ये आ जाएगा mgh। आया, हमको काइनेटिक एट ए मिल गया, पोटेंशियल एट ए मिल गया, हमको टोटल एनर्जी एट ए के लिए हम क्या करेंगे भैया, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 प्लस mgh। तो जो आपको और हमें टोटल एनर्जी एट ए मिल के आया वो आया mgh। क्या आया? mgh। देखिए पहला मतलब ये बात क्या कह रहा है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, घबराइए मत, एकदम हिम्मत बनाए रखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आपको टोटल एनर्जी ए पे मिल गया कितना? mgh। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब इसका मतलब बी और सी पे भी एनर्जी अगर mgh आती है तो इसका मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड है, और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, अगर बी पे एनर्जी mgh नहीं आई या सी पे एनर्जी mgh नहीं आई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ए बी सी या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एनर्जी मस्ट बी सेम। तो आइए अब हम लोग तुरंत अच्छे मन से लगाते हैं कहाँ पे, एट बी, बी पे देखते हैं। अब फिर वही बात, अब तो आपको समझ में आ गया है, टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। अब यहाँ पे एक जादू देखिए, ये बेटा बी पे जमीन से कुछ हाइट पे है, हाँ सर है, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये नीचे गिर रहा है, बी पे तो हम सिस्टम एक बार फ्री जैसे माने हैं ना, मतलब ये अभी मोशन में है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसके पास है, और वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक भी होगी। तो हमको दोनों निकालना है, दोनों जोड़ना है। अब इस केस में तो काइनेटिक 0 था, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा कुछ भी, तो हम निकालते हैं सबसे पहले जो सबसे आसान है वो है काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट ए, बहुत आसान है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, mg, और ग्राउंड से कितने हाइट पे है बी, ये हाइट है h माइनस एक्स, कितना? h माइनस एक्स। सीधा सीधा मिल गया, एकदम छोटी छोटी बात है, घबराइए मत। दूसरा, अब हमको निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब बेटा यहाँ पे खेल हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब हमको बेटा v तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बॉडी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, यही कहता है, हाँ सर। अब v हमको निकालना है, तो v² माइनस a पे, अब बस a से b आप ध्यान रखिए, a पे बॉडी रेस्ट पे थी, ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a। अब a तो भाई फ्री फॉल हो रहा है तो g के बराबर, और s क्या है, a से b आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो है x। यहाँ से सीधा मिल गया v² इक्वल्स टू 2gx। अब v निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए। तुरंत क्या करेंगे, इस v² को यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट जैसे ही करेंगे आपको काइनेटिक एनर्जी एट b मिलेगा हाफ इंटू m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल होगा,
काइनेटिक एनर्जी एट बी आ गया mgx। क्या आया? mgx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए। और अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग आते हैं कहाँ? टोटल एनर्जी वाले भैया के पास। क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट बी निकाले हैं mgx प्लस ये क्या है? पोटेंशियल mgh माइनस x। अब ये ओपन होगा, ओपन होगा। देखिए यहाँ पे हम लाइन खींच दे रहे हैं भाई, गड़बड़ डाउट नहीं आना यहाँ। जैसे ही ये आएगा mgx प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करिए mgh, ये माइनस mgx, और फिर आपको दिख रहा है mgx कैंसिल हो जाएगा और फिर जादू हो गया। क्या? टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू mgh। अरे सर ए पे जो एनर्जी आ रही ना वही बी पे भी है। देखिए जो टोटल एनर्जी एट ए आया था mgh, वही टोटल एनर्जी एट बी भी आ गया mgh। और इसी तरह से बेटा सी पे भी mgh आएगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इधर का हिस्सा इरेज करेंगे, तो इसके पहले आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारिए और हम फिर निकालते हैं एनर्जी एट सी। ठीक है, आइए देखिए इरेज करते हैं फटाफट, एकदम कोई गड़बड़ी नहीं। काइनेट जहाँ पे पूछे काइनेटिक निकालो, पोटेंशियल निकालो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये देखिए फटाफट एट सी पे निकालते हैं, तो फिर वही फॉर्मूला टोटल एनर्जी एट सी इक्वल टू काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी। बेटा सबकी कॉपी में ये डेरिवेशन होना चाहिए और 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करो इसको। ना समझ में आए फिर रिपीट पे वीडियो देखो, फिर देखो, जब तक देखो एकदम समझ में ना आ जाए। अब सी पे, अब ध्यान दीजिए, सी पे बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई, हाइट 0 हो गया, हाइट 0 हो गया, तुरंत पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू 0। क्यों? सिंस बॉडी रीचेज टू ग्राउंड। कहाँ पहुंच गई बॉडी? ग्राउंड पे। अब जो भी होगा बेटा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी एट सी, उस टाइम पे फॉर्मूला हाफ mv², ग्राउंड पे जस्ट पहुंचने से पहले जो इसके पास वेलोसिटी है। अब बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जो बी पे वेलोसिटी निकालते वही वेलोसिटी सी पे नहीं होगी, तो हमको फिर से सी पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो देखिए वेलोसिटी, अब फिर से हम जाएंगे कहाँ? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v वही, अब a से c देखेंगे, b को भूल जाइए, u 0 था तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2g। अब s a से c आने में h हो गया, तो बेटा यहाँ पे सीधा आपको v² मिल जाएगा कितना? 2gh। और जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, अब थोड़ा और इरेज करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे मज़ा आ रहा होगा बेटा ये डेरिवेशन सीखने में, बहुत प्यारा डेरिवेशन है। और देखोगे आप कहीं कहीं एकदम बेटा कहीं नोटेड हो। अब देखिए यही अगर हम डेरिवेशन आपको करके लाए होते पीपीटी पे, बस पढ़ देते, आपको कुछ नहीं समझ में आता। तो समझना है तो ध्यान देना पड़ेगा। पुट करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी एट सी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी सी पे आ गया mgh। अब ये मिल गया टोटल एनर्जी, आपको पता है क्या? काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी, mgh प्लस 0। टोटल एनर्जी एट सी भी कितना आ गया? mgh। ए बेटा अब आपको खेल समझ में आ गया होगा। ए पे भी एनर्जी
बी पे भी एनर्जी और सी पे भी एनर्जी तीनों जगह बराबर है और कितनी है mgh। तो देयर फोर सिंस लिखेंगे एनर्जी एट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देयर फोर एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। बेटा ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कहीं पे भी आपके टीचर के मूड पे है, कहीं पे भी आपको पूछ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो रिवाइंड करके पूरा डेरिवेशन फिर से देखिएगा और अपनी कॉपी में टू द लाइन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा आप फिर से हमें बताइएगा, हम एक शॉर्ट वीडियो इसकी बना के फिर से सिर्फ इसी चीज़ की वीडियो बना के हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट हो गया बेटा तो आइए अब हम लोग लगभग इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे चल रहे हैं। छोटा सा पावर के बारे में बचा है, एकदम बोर मत हुई, घबराइए मत, ख़त्म करेंगे भाई। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको पहले ही बता दिए हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, बॉल को उछाले थे उसका एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, वही बात लिखा है, हाइट से गिर रहा है, पोटेंशियल कम होगा क्योंकि हाइट कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू काइनेटिक। कुछ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का आपके सामने एग्जांपल है, क्या है? व्हेन वी थ्रो अ बॉल द मस्कुलर एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, मस्कुलर जो बॉडी से हम फोर्स लगा के फेंक रहे हैं उसको, गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा, द वाउंड स्प्रिंग इन द टॉय पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके चेंज इन शेप है। एज द स्प्रिंग इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू, और जैसे छोड़ोगे वो फटाक से चेंज होगी और उस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब हम आप कहाँ आते हैं? पावर, शक्ति प्रदर्शन करेंगे भैया अब हम आप। पावर, बाहुबली ना। ठीक है, आइए क्या कहता है पावर? पावर बेटा हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, समय के साथ साथ आप कितना काम करते हैं उसे ही हम आप क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। देखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एजेंट और अ मशीन इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर का क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अच्छा पावर की यूनिट बेटा वर्क तुरंत सर जूल, टाइम सेकंड। तो जो पावर का मेन फॉर्मूला आप कहिए वो होता है जूल पर सेकंड। लेकिन बेटा इसको जेम्स वॉट साहब बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने दिया था, तो उन्होंने अपने नाम पे उसका वो यूनिट रख दिया क्या? वॉट। क्या रख दिया? वॉट। अच्छा कुछ लार्जर यूनिट जैसे एनर्जी की किलो जूल, वैसे इसकी हो जाएगी किलो वॉट। ठीक है, ऐसे ही देखिए 1 वॉट में क्या होगा? 1 जूल सेकंड, यहाँ पे बता दिया 1 जूल पर सेकंड। ऐसे ही 1 किलो वॉट में 1000 वॉट हो जाएगा, जिससे 1 किलो जूल में 1000 जूल होता था। 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 हो जाएगा। और एक होता है घोड़ा पावर, धुन हॉर्स पावर, जो बेटा मोटर वोटर में आप देखेंगे 2 हॉर्स पावर का मोटर, 3 हॉर्स पावर का मोटर, ये घोड़ा पावर हॉर्स पावर होता है। इस 1 हॉर्स पावर में बेटा 746 वॉट होते हैं। और अब इसी के साथ एक छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज, किसी चीज़ का एवरेज। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी वर्क हो रहे हैं सबको जोड़ दीजिए अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इसको हम बोलेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम जो होगा वही बराबर किसके होगा? एवरेज पावर के। अब आइए आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, तो नियम के हिसाब से हम आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो फटाक से इसके क्वेश्चन पे आते हैं और आज की क्लास ख़त्म करेंगे। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आपको पता है अब हम जाएंगे कहाँ? सवाल भैया के पास। तो पहले सवाल भैया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अ बॉय डज 400 जूल ऑफ वर्क, मतलब W equals to 400 joule in 20 second, time 20 second,
एंड देन ही डज 100 जूल। अच्छा, 2 केस दे दिया है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, वर्क डन 100 जूल कर रहे हैं इन 2 सेकेंड। तो आपको निकालना है दोनों केस में पावर डिलीवर्ड। तो बेटा पावर का फार्मूला आपको पता है, P इक्वल टू W अपॉन T। तो P1 में हम कर ले P1 W1 T1। तो ये देखिए P1 जो होगा W1, ये 1 1 2 2, तो ये हो जाएगा W1 400 अपॉन 20, कैंसिल 20 वॉट, क्या आएगा 20 वॉट। और ऐसे ही जैसे P2 पे आएंगे तो P2 हो जाएगा W2 अपॉन T2, ये हो जाएगा 100 अपॉन 2। तो P2 आपको मिल जाएगा बेटा 50 वॉट। कितना मिलेगा 50 वॉट। तो दोनों केस में बेटा पावर निकल के आ गया। किस केस में पावर ज़्यादा है, सेकंड वाले केस में। किस में, सेकंड वाले केस में पावर ज़्यादा है। लीजिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट सर। चलिए, अगर हो गया तो एक और सवाल देखते हैं भाई। एक और सवाल हमें क्या कह रहा है, अ हॉर्स, घोड़ा है, ठीक है, exerts a pull on a cart of 500 न्यूटन। अच्छा, काट मतलब जब पीछे ठेला नहीं होता है उस पे एक फोर्स लगा रहा है, कितना 500 न्यूटन का। सो दैट हॉर्स कार्ट सिस्टम मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछ रहा है पावर डेवलप्ड इन वॉट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। ओहो, घोड़ा पावर, ठीक है। तो अब पावर निकालना है। पावर क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यहाँ वेलोसिटी दिया है भाई, वेलोसिटी दिया है तो ये, और ये किलोमीटर पर आन दिया। सबसे पहले नियम क्या कहता है, चेंज कर लीजिए। तो ये वेलोसिटी जो हो जाएगी 36 इंटू 5/18, ये 2 बार में वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब सांस आया सर, हाँ अब सांस में सांस आई, ठीक है। अब बेटा ये 500 न्यूटन वर्क लगा रहा है, तो अब हमको निकालना है पावर। तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पावर के लिए कैलकुलेशन। सर कैसे आएगा सर, वर्क डन नहीं दिया है, ठीक है, न टाइम दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए हम आपको बता रहे हैं। अब आपको खेल, दिमाग, बुद्धि इस्तेमाल करना है। बुद्धि आपकी क्या कहती है, सर जो पावर का फॉर्मूला होता है ना वो होता है W/T, तो न इसमें W है न T है। तो एक काम करते हैं, हम W को एक चीज़ तो लिख सकते हैं कि सर W को हम लिख सकते हैं F इंटू S अपॉन T। हाँ सर ये तो लिख सकते हैं। और एक खेल दिखा दें आपको, ये S/T क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो यहाँ से पावर आपको क्या मिल गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स तो पता है, वेलोसिटी भी पता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 500 इंटू 10, तो आपको पावर निकल के आ जाएगा 500 इंटू 10 ना, हाँ तो ये 500 दहा में 5000 वॉट, क्या आ गया 5000 वॉट। अब आपको किस में चाहिए, हॉर्स पावर, घोड़ा पावर में, तो ये तो वॉट में आ गया, इन हॉर्स पावर। इसमें क्या होगा बेटा, देखो एक घोड़ा पावर में 746 वॉट होते हैं, तो हम इसको क्या करें, तो 5000 वॉट को अगर 746 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा उतना हॉर्स पावर आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको एक और होमवर्क हम दिए, इसको डिवाइड करिएगा और जो आंसर आएगा आप उतना हॉर्स पावर लिख के हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आपको दिया कुछ था और घुमा के लेके गया कहीं और। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से, दिमाग से समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, तभी आपसे हो पाएगा। तो आई होप कि एकदम आपको अब वर्क, एनर्जी, पावर सब कुछ
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी संकोच या कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वर्क क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी उसका डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी उसका डेरिवेशन, उन पे क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एनर्जी कंजर्वेशन। इसके बाद पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यही पूरा बेटा अगर हम समराइज करें तो ये आपके वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में पूरा का पूरा हिस्सा था। आई समझ रहे हैं कि बेटा कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि आप एक बार भी किसी भी मोमेंट पे बोर ना हुए हों। ठीक है, एकदम आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। भाई थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और यही टाइम है, मेहनत कर लीजिए भाई। ठीक है, 9th 10th 11th एंड 12th 4 साल आप मेहनत करेंगे बेटा तो जीवन भर आप बढ़िया से खूब एंजॉय कर पाएंगे। और अगर इस 4 साल में आप एंजॉय करेंगे तो गधे की तरह अगर मजदूरी करेंगे तो भी आप एंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे। ये मेरी गोल्डन बात आप एकदम याद रखिएगा। इसी के साथ बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आप सभी लोगों को पता है कि क्या करना है। वीडियो को अपने दोस्त में जितना फैला सकते हैं बिल्कुल फैलाइए, एकदम दूर दराज तक। ठीक है, बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। ठीक है, एकदम खूब फैला दीजिए, खूब सब्सक्राइब मारिए। जो भी डाउट एकदम कमेंट सेक्शन भर दीजिए डाउट से, सब डाउट मैं बताऊंगा, ये हमारा प्रॉमिस है। तो एकदम डाउट सेक्शन भर दीजिए, जितना डाउट है आप पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे खूब कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, इस अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।